हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नोट्स स्पेशल में। आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लाए हैं जो कि एचएसएससी में पीछे आए हुए एग्ज़ाम से बनाया गया है। पार्ट 2 का नाम है उष्मा। इससे पहले मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी पहला पार्ट करवा चुके हैं, जो भी एचएसएससी में आज तक क्वेश्चन आए हैं। तो अभी हम दूसरा पार्ट कराने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी से संबंधित मटेरियल ही आपको मिलेगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है। कौन सा मानदंड उपयुक्त है ये बताना है आपने। तो देखिए, इसके लिए जो आपका सही उत्तर है ये है अधिक ऊष्मा चालकता। ठीक है, जो भोजन पकाने के पात्र होते हैं उनमें क्या होना ज़रूरी है, अधिक ऊष्मा चालकता होनी जरूरी है। खाना बनाने के बर्तन अधिक ऊष्मा चालक धातु के बने होने चाहिए, जिससे ऊष्मा पहुँच आसान हो जाए और खाना जल्दी पक जाए, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब लोहा और कास्ट को सूर्य के प्रकाश में उद्भावित किया जाता है तो लोह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है। इसका कारण है, क्या कारण है इसका। इसका कारण है कि लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता। ठीक है, तो ये एचएसएससी कलरक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, वह लकड़ी कुचालक होती है। जब लोहा सूर्य की गर्मी में रखा जाता है तो ऊष्मा संचरण की चालन विधि का प्रयोग करके ऊष्मा संचरण करता है, जबकि कास्ट या लकड़ी ऐसा करने में असमर्थ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है चालन। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। देखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन क्या होता है, इसमें माध्यम के कणों को वास्तविक गति नहीं करनी पड़ती। क्या नहीं करनी पड़ती, वास्तविक गति नहीं करनी पड़ती। उदाहरण जैसे धातुओं में ऊष्मा संचरण होता है ऐसे। संवहन में इसमें माध्यम के कणों को वास्तविक गति करनी पड़ती है। उदाहरण वायुमंडल में वायु का गर्म होना। और विकिरण, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण जैसे सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा मिलना, तो किस विधि से आती है, विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर होता है। देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो कौन सी प्रक्रिया से, विकिरण से। सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक नितांत निर्वात है, जहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं है, इसलिए वहाँ न तो चालन विधि संभव और न ही संवहन। फलस्वरूप ऊष्मा संचरण विकिरण विधि से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है, जीवाश्म का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पैलेटोलॉजी। ठीक है, और जीवाणुओं का जो अध्ययन होता है उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं, तो ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए कैलोरीमीटर। ठीक है, थर्मामीटर किसके लिए, तापमान परिवर्तन के लिए। वोल्टमीटर विभवांतर के लिए, और वोल्टमीटर विद्युत की मात्रा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण उतापमापी एक साधन है जो माप सकता है किसको, अति उच्च तापमान को। ठीक है, विकिरण उतापमापी को पायरोमीटर भी कहते हैं, तो अति उच्च तापमान को पायरोमीटर। और क्रायोजेनिक क्या बताया था आपको, निम्न तापमान के लिए। ठीक है, उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर, निम्न के लिए क्रायोमीटर। एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है, बाद में प्लेट को तपाया जाता है, तो छेद का आकार क्या हो जाएगा, छेद का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, वो सिकुड़ जाएगी और छेद का आकार जैसे बड़ा हो जाएगा। किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान में नमी अधिक हो सकती है, किंतु किसी मेघाच्छादित रात्रि को तापमान में नमी प्राय काफ़ी कम होती है। इस अंतर का कारण क्या है, तो इस अंतर का कारण है आपका ऑप्शन बी, साफ आकाश पृथ्वी से विकिरण का सरलता से पलायन होने देता है। ठीक है, इसलिए। अब नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे। आकाश में बादलों का आवरण होने पर आई ऊष्मा पलायन करने में मुश्किल करती है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित
किरणों की गर्मी बढ़ जाती है, फलस्वरूप वायु की नमी में कमी हो जाती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादातर ऊष्मा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो भट्टी के सामने मिलती है संवहन से, क्योंकि वो माध्यम से आती है। भट्टी से निकलने वाली ऊष्मा को पास खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का कार्य हवा करती है, जो वास्तविक गति करते हुए व्यक्ति तक पहुंचती है। इस गति को ही संवहन कहते हैं। ठीक है, थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है पारा। ठीक है, पारा क्या है? एक द्रव धातु है जिसका घनत्व से संयोजक बल अधिक होता है इसलिए। निम्न में से किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है? तो तापमान में केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट तीनों ही इकाई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही इन्होंने दे नहीं रखा, तो ये तीनों ही जो है तापमान मापने की इकाइयाँ होती हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे संबंधित पर्सन के विकल्प गलत हैं, क्योंकि केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस ये तीनों तापमान मापने की इकाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम धातु के एक शरीर के सिरे को गर्म करते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की यह कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है चालन। ठीक है, चालन विधि है। माध्यम के कणों द्वारा बिना वास्तविक गति किए ऊष्मा का संचरण करना क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। सभी धातुएं चालन विधि से ही गर्म होती हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान तापमान की इकाई नहीं है, तो तापमान की इकाई कौन सी नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, पास्कल। पास्कल किसकी है? दाब की है, तो पास्कल नहीं, इसमें पास्कल जो है दाब की इकाई है। एक क्यूसेक पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली ऊष्मा क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी। कैलोरी मात्रक है किसका? ऊष्मा का। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा जाता है और व्यक्त किया जा सकता है? तो शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको मापते किलो कैलोरी में। ठीक है, फील्ड इंस्पेक्टर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कौन सा कब आया हुआ है। तो आप इसके नीचे लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन के नीचे ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? जूल है। और तापमान की इकाई क्या है? सेल्सियस है। और फारेनहाइट भी क्या है? तापमान की इकाई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।